हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। भारत और उसके पड़ोसी चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चीन के बारे में विचारधारा रखेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारत और चीन के रिलेशनशिप में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि भारत और चीन के बीच जो है उतार चढ़ाव की किस प्रकार जो है सीमाएं की विवाद थी और इसका क्या सलूशन हुआ। कहते हैं कि यहाँ पर जो कई जो प्रधानमंत्री भारत से जाके चाइना के दौरा किया, उन्होंने क्या इसका जो है नतीजा निकाला और क्या इससे हुआ। तो यही बात यहाँ भारत और चीन रिश्ता का ये जो है पहलू को यहाँ दर्शाता है। कहते हैं भारत और चीन एशिया के दो बड़े विशाल देश हैं। ठीक है, भारत और चीन कई मानने में एक बड़े विशाल देश में से माना जाता है और विशाल जनसंख्या वाले देश होने के साथ ही साथ ये दोनों जो है विश्व के प्राचीनतम सभ्यताएं भी हैं। यानी भारत और चीन कहते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता है और इवन कि विश्व में हर जगह पर और कोई ना कोई आपको जो है चीन या भारत के लोग मिल ही जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि भारत और चीन एक ही जो है डगर पर खड़े हैं। कहते हैं इतिहासकारों ने दोनों देशों के बीच दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से संस्कृति संबंध होने से यथेष्ट तथ्य दिए हैं। यानी बहुत से विद्वानों ने यह बात साबित कर दिया है कि भारत चीन के जो संबंध है वो कई मायने में सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हुए हैं। कहते हैं 1949 में साम्यवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप इमोले तुगो के नेतृत्व में चीन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चीन बन गया था और विश्व के अश्वेत लोगों के नेतृत्व के लिए नेहरू ने भारत के चीन का प्रतिद्वंदी माना था और दूसरी ओर भारत ने चीन के निकट आने की भरसक कोशिश भी किया था और भारत पहला गैर साम्यवादी देश है जिसने 1949 में साम्यवादी चीन को मान्यता भारत ने प्रदान किया था और भारत के वजह से ही संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता के लिए चीन के दावे को भारत ने पूर्ण समर्थन किया था। लेकिन आज जब भारत संयुक्त राष्ट्र सदस्य बनना चाहता है तो चीन की जो है रास्ते का पत्थर बना हुआ है। यानी वो जो है भारत को जो है विकसित राष्ट्र के रूप में देखना नहीं चाहता है। लेकिन एक रूल भी होती है, अगर 5 सदस्य देशों में से जो सदस्य अस्थायी हैं कोई भी अगर मना कर दे तो उस देश को अस्थायी सदस्यता नहीं मिलती है। तो इसलिए जो है भारत के रास्ते जो है बहुत कठिन जो है चीन बनाता चला जा रहा है। लेकिन जब चीन की सदस्यता की बारी थी तो भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था और भारत ने जो समर्थन भी पेश किया था। इसमें फारसों ताइवान पर भी चीन के दावे की स्वीकृति दी थी। भारत ने चीन के बिना जापान के साथ शांति संधि से इनकार भी कर दिया था और कोरिया संकट में भी भारत ने चीन के हमलावर मानने से इनकार कर दिया था, जबकि चीन ने उत्तरी कोरिया की ओर से हस्तक्षेप भी किया था। वास्तव में भारत ने चीन को पश्चिम देशों के समूह विशेषकर अमेरिका की नाराजगी जाहिर करने के बावजूद भी समर्थन दिया था। कहते हैं भारत ने हमेशा मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया है चीन के साथ, लेकिन चीन जो है कहते हैं पीछे से खंजर मारने का काम किया है, तभी जो है इसको अस्थायी सदस्यता भारत को नहीं मिल पाई है। नेहरू की चीन नीति को जो 1950 में पहला आघात लगा था जब चीन ने तिब्बत पर अधिकार स्थापित कर लिया था और ये बहुत बड़ी जो थी घात थी चीन की तरफ से। ठीक है, इस संबंध में ये स्मरण रखना महत्वपूर्ण होगा कि तिब्बत में लंबे समय से भारत की रुचि रही है क्योंकि यह दोनों देशों के बीच अवरोध के समान है। तिब्बत से भारत के कुछ विशेष लाभ भी मिले हैं। अंततः तिब्बत पर चीन का सीधा नियंत्रण इन लाभों और भारत की सुरक्षा के खतरे में डाल सकता था। कहते हैं ये कदम बहुत ही जरूरी था जब इस चीन में नेहरू ने अपना महत्वपूर्ण कदम उठाया था। तिब्बत समस्या पर भारत द्वारा शांतिपूर्वक हल के सुझाव को चीनी साम्यवादी शासन द्वारा हस्तक्षेप माना गया था और धीरे धीरे तिब्बत लोग चीन की पराधीनता से अधीर हो उठे और जो कहते हैं 1959 में विद्रोह की भावना को रोक नहीं पाए और चीन ने क्रूरतापूर्वक इस आंदोलन का दमन करके तिब्बत को चीन का एक भाग घोषित भी कर दिया था। तिब्बत के मुखिया दलाई लामा ने भागकर भारत में शरण ली और अपने देश की रह रसई स्वयं खो दी। दलाई लामा को भारत द्वारा दी गई शरण को चीन ने अविश्वास के रूप में देखा। कहते हैं भारत में कोई भी दुश्मन भी अगर शरण में आता है तो भारत जो है हमेशा शरण देता है, लेकिन चीन ने इस बात को जो है अविश्वास समझा। 1950 से 53 की कोरियाई समस्या पर चीन ने भारत की निष्पक्ष एवं मध्यस्थता संबंधी भूमिका की सराहना भी की। कहते हैं 1954 की भारत चीन मैत्री संधि ने एक नया अध्याय आरंभ कर दिया था और इस संधि द्वारा तिब्बत पर
चीन के अधित्व को भी स्वीकार कर लिया गया था। और इस संधि की प्रस्तावना में प्रसिद्ध पंचशील सिद्धांत, जिसको हमने पिछले ही चैप्टर में किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो पंचशील सिद्धांत जरूर देख लेना। उसमें 5 समझौते किए गए थे जो कि बहुत जरूरी था, और ये समझौता जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। कई बार पंचशील सिद्धांत एग्जाम में आ भी जाता है। इस समझौते से जो है शांतिपूर्ण संबंधों की शुरुआत तो हुई, जिन्हें हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से चिन्हित किया गया। यानी हिंदी चीनी भाई भाई जो थे, ये नारे उस समय लगाए गए थे। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि बंडुगला सम्मेलन में नेहरू सक्रिय रूप से चीन के अफ्रीका एशियाई एकता में ले आए थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। देखिए, भारत और चीन के बीच जो है सीमा विवाद सदैव लगा ही रहा है। कई न कई कारणों से भारत से जो है हमेशा चीन पंगा लेता ही रहा है, और चीन को मुंह की खानी हमेशा पड़ी है। कहते 1950 के दशक में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद से चिन्हित किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्भाग्यवश दोनों देशों के बीच 1962 में युद्ध भी हुआ था, जो कि बहुत काफ़ी भयंकर युद्ध थी। सबसे पहले चीन ने भारतीय क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट और फेयर्स एजेंसी, जो अब अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख पर अपने अधिकार का दावा प्रस्तुत किया था, और ऐसे मानचित्र प्रकाशित किए जिनसे उन्हें चीन के भाग प्रदर्शित भी किया गया था। और चीन हमेशा ऐसा ही प्रदर्शित करते हैं। कई हालों में भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि चीन ने जो है भारत के कई पार्टों को अपने देश का पार्ट बताया भी है मानचित्रों में, जो कि सही नहीं है, और इस वजह से सदैव ही विवाद बनी रहती है। चीन ने अपनी सीमा के विस्तार को निरंतर बनाए रखा, यानी सदैव ही जो है ये अपनी सीमा के विस्तार पे लगा रहता है। कहते हैं 1956 से 57 में जो है 110 मील लंबी सड़क बनाई, जो अक्साई चीनी क्षेत्र भारत के लद्दाख क्षेत्र से होकर जाती थी। और 1959 में चीन ने भारतीय क्षेत्र को 51,000 वर्ग मील क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत किया था, जहां पर मैकमोहन रेखा की वैधता को भी नकार दिया था। कहते हैं चीन इस तरह के जो है अखंडे अपनाता ही रहता है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और सदैव ही उसको मुंह की खानी पड़ती है। ये भी अच्छी बात है। यदि आपको लग रहा होगा कि मैकमोहन रेखा होती क्या है, तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि यह भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है, जिसको हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जो भूटान से पूर्व में है, और ब्रिटिश भारत, चीन तथा तिब्बत के प्रतिनिधियों के बीच जो है 1914 में हुई एक गोष्ठी में इसका निर्धारण भी किया गया था। ब्रिटेन कैबिनेट में भारतीय सचिव आर्थर हेनरी मैकमोहन में गोष्ठी में ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व भी किया गया था। तो ये आपको समझ होना चाहिए कि मैकमोहन रेखा क्या होती है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। इस समय तक जो है तिब्बत चीन एक अंग बन चुका था, जो अब भारत चीन सीमा पर एक मजबूत स्थिति में था। वहाँ चारों ओर चीनी सैनिक थे। जब दोनों देशों के बीच मैकमोहन रेखा पर विवाद चल रहा था, तो चीन ने नेफा यानी NEFA और लद्दाख सेक्टर में अक्टूबर 1962 में भारत पर आक्रमण भी कर दिया था। कहते ये आक्रमण बहुत ही दुखदायक था, जिसमें जो है चीन को जो है मुंह की खानी पड़ी थी। भारत क्षेत्र से बहुत बड़े भाग और चीन के भारत के उत्तर पूर्वी के भाग के 200 मील और लद्दाख में 15,000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा जमा कर अकेले ही एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा भी कर दिया था। दोनों देशों को आपसी सहयोग के लिए जो है शांतिपूर्ण समझौता कराने का एक असफल प्रयास श्रीलंका द्वारा भी किया गया था। यानी श्रीलंका ने दोनों देशों के बीच जो है अच्छे संबंध बनाने की कोशिश भी किया गया था। कोलंबो के प्रस्ताव को चीन ने प्रस्ताव में रखी शर्तों के कारण ठुकरा दिया था, और यह प्रयास विफल भी हो गया था। और युद्ध के बाद अनेक वर्ष तक चीन और भारत के संबंध में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। कहते हैं ये हमेशा ऐसा ही होता रहा है। वास्तव में चीन ने भारत को अलग करके पाकिस्तान के साथ मित्रता बढ़ाने का रास्ता खोजा है। अगर आप वर्तमान में देखोगे तो इसका संबंध जो है पाकिस्तान के साथ बहुत गहरा है, लेकिन भारत के साथ सदैव ही कुछ न कुछ गतिविधियां के वजह से जो है चीन को जो है मुंह की खानी हमेशा पड़ती है। उसके पश्चात है संबंधों का समानीकरण। देखिए, संबंधों का समानीकरण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और चीन के संबंध जो है उतार चढ़ाव की एक सीमा के अंतर्गत आता है। दोनों देशों के राजनीतिक संबंध 1976 में राजदूतों के परस्पर विनिमय पर सामान्य हुए। कहते हैं कई बार राजदूत और प्रधानमंत्री के जो दौरा था, जिसके वजह संबंध काफ़ी मजबूत बनाने की कोशिश भी किया गया, लेकिन चीन के द्वारा गलत तरीके रूल रेगुलेशन की वजह से ये सदैव ही रिश्ता टूटते ही रहे हैं। भारत चीन संबंधों को 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 5 दिवसीय चीन यात्रा के बाद काफ़ी प्रोत्साहन भी मिला था, और दोनों देशों ने वार्ता द्वारा सीमा विवाद को हल करने की पेशकश भी की थी।
उसके बाद कई अन्य उच्च स्तरीय यात्राएं भी शुरू हुई, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में चीन यात्रा किया था और कई बातों पे हस्तक्षेप भी हुए थे। सीमा विवाद को अलग रखकर दोनों देशों ने अन्य क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध के विकास की स्वीकृति भी दी थी। जब तक कि सीमा विवाद को निपटारा हो, दोनों देशों में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LOC पर शांति और संयम कायम रखने की सहमति भी जताई गई थी। कहते हैं ये बात तो वही रहती है, सिर्फ ये चाल थी। कहते हैं ऐसा शांति कभी भी चीन की तरफ से देखने को नहीं मिला। अब भारत के प्रति चीन के रुख में स्पष्ट अंतर आ गया है। इसका प्रमुख कारण था कि पूर्व के सोवियत संघ से चीन का संबंध बिगड़ना। कहते हैं सोवियत संघ शुरू से ही भारत का मित्र रहा है और सोवियत संघ और चीन का संबंध जो है बिगड़ गया है। इस वजह से चीन जो है अब डरता है कि कहीं भारत और सोवियत संघ मिल के चीन पर जो है आक्रमण न कर दे। इसके अतिरिक्त 1979 के बाद चीन के आर्थिक बदलाव में बड़े उत्पादन को एक बड़ी बाजार की आवश्यकता थी। ये बाजार जो था इंडिया ही दे सकता था। कहते हैं चीन के पास बहुत चीज़ें उत्पादन थी, लेकिन इस उत्पादन को बेचने के लिए एक बहुत बाजार चाहिए था, बहुत बड़ा बाजार चाहिए था। वर्तमान समय में आपने देखा भी होगा कि चाइना की बहुत सी चीज़ों को जो है भारत सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था और इसको मुंह की खानी भी पड़ी है और कहते हैं इससे उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ती ही चली जा रही है। चीन के राष्ट्रपति जिनगोंग जेमिन्स की 1996 में भारत यात्रा इन मैत्री विकास के केंद्र बिंदु मानने की गवाह भी बनी थी। चीनी राष्ट्राध्यक्ष की यह सबसे पहली भारत यात्रा भी थी। नागा और मिजो विद्रोह के चीन द्वारा सहायता देना बंद भी कर देना, सिक्किम जिसे चीन का एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता था, इसे चीन के मौन रुख द्वारा एक अच्छे संकेत भी दिए हैं। यही नहीं, कश्मीर के मामलों को लेकर भी चीन ने निष्पक्ष रूप अपनाया है, जो मित्रता का सकारात्मक पहलू माना गया है। भारत के द्वारा 1998 में किए गए नाभिकीय विस्फोट के बाद दोनों देशों के संबंध में अचानक ही एक अल्पकालीन सक्रियता आ गई। इसके बाद चीन की तीखी प्रक्रिया यही आई। संयुक्त राष्ट्र और अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं ने इस प्रकार के परीक्षणों को निंदा करने के प्रस्ताव को अनुमोदन करने में चीन ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। भारत के द्वारा किए गए इन परीक्षणों को इस क्षेत्र में चीन को बढ़ते प्रभाव एक आघात के रूप में देखा गया। परंतु 1999 में कश्मीर कारगिल में भारत पाक सैन्य क्षमताएं प्रदर्शन मामले में चीन के उदासीन रवैये ने चीन के भारत के प्रति नर्म मैत्रीपूर्ण रवैया को स्पष्ट कर दिया। वास्तव में इस संघर्ष में चीन द्वारा हस्तक्षेप से मना करने से पाकिस्तान को भारत से युद्ध बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2003 में चीन यात्रा दोनों पड़ोसियों के बीच घनिष्ठ और हार्दिक संबंधों को बढ़ावा देने का एक नवीन प्रयास भी किया गया था और सिक्किम में नथुला पास को सीमा समझौता के अनुसार सीमा माना गया और सिक्किम को चीन अब एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं मानता है। दोनों देशों ने सीमा विवाद को राजनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों के द्वारा सुलझाने की आवश्यकता पर जोर दिया है और इस बात की स्वीकृति भी है कि विवादों को राजनीतिक तरीके से हल किया जा सकता है। इस वार्ताओं में देरी करने से बीजिंग के रुख को इस मुद्दे को छोड़ देने के रूप में देखा गया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन के उप मंत्री इस वार्ताओं को करने के लिए नियुक्त किए भी गए थे और राजनीतिज्ञ और राजनीतिक स्तर के कारण विकास पर आर्थिक दिशा में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के पहल को और बल मिल गया। भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार ने जो है $10 बिलियन के आंकड़े को पार कर लिया। देखिए दोस्तों, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, भारत और चाइना। देखिए भारत जो है सदैव ही मैत्रीपूर्ण संबंध हर एक देश के साथ करना चाहता है, लेकिन चीन जो है समय समय पे भारत को तकलीफ देता रहता है, कभी सीमा विवाद में तो कभी सीमा बढ़ाने के विवाद में। कुछ दिन पहले ही से जो है भारत और चीन में जो है युद्ध की एक कड़ी देखने को मिला, जब वहाँ पर जो है आपस में ही कुछ जो है सिपाही लड़ने लग गए थे। तो ये हमेशा जो है चाइना भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है। हमारा जो अगला टॉपिक आया है भारत पाकिस्तान। देखिए भारत पाकिस्तान कहते हैं ये पहले भारत के ही पार्ट थे, दोनों एक ही पार्ट थे, लेकिन राजनीतिक नेताओं के वजह से इसको 2 पार्टों में बदलना पड़ा और 2 राष्ट्र बनना पड़ा। कहते हैं ऐसा किसी भी देश में संबंध नहीं होगा जो अलग होके इतनी बड़ी शत्रुता आपस में रखते हों। कहते हैं भारत की तरफ से सदैव ही हमेशा जो है दोस्ती की हाथ बढ़ाई गई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ दिखावा किया गया और इसका सबूत तब पाया गया जब पाकिस्तान के द्वारा भारत में कई बार जो है आतंकवादी हमला किया गया और भारत ने इसका सबूत भी जो है नेशनल लेवल पे रखा
और ये बात सभी देश भी जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से सदैव ही गतिविधियां होती ही रहती हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है भारत और पाकिस्तान के संबंध के लिए। बीच में किन्हीं भी दो देशों में इतनी समानता नहीं है जितनी कि भारत और पाकिस्तान में है। फिर भी लंबे समय से दोनों के बीच निरंतर जो है अघोषित युद्ध चलता ही रहा है। पाकिस्तान के कारगिल आक्रमण जो 1999 के बाद दोनों देश नाभिकीय शक्ति क्षमता पर प्रदर्शन कर पहुंचे गए। कहते हैं ये जो दोनों देश हैं नाभिकीय शक्ति से भी संपन्न है। इस संदेह और अविश्वास की भावना का जन्म 1947 में हुआ जब भारत विभाजन के बाद हो गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोहम्मद बिन जिन्ना के नेतृत्व में उन्हें मुसलमान के लिए एक अलग राज्य का प्रस्ताव रखा। कहते हैं जब जिन्ना को पूरा बहुमत इंडिया में नहीं मिला तो जिन्ना ने जो है अलग पाकिस्तान के मांग को रखा। जिन्ना ने इस बात पर आग्रह भी किया कि हिंदू और मुसलमान दो समुदाय हैं, अंत दोनों के लिए दो अलग राष्ट्र बनना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर असहमति जताने से पाकिस्तान में संदेह की भावना और पुष्ट हो गई और जो है भारत का विभाजन अंत को कोशिश करेगा ही। तो ये सारी वजह से जो है भारत पाकिस्तान का जो है विभाजन हुआ और इसमें सबसे बड़ा जो मतलब वह था वो जिन्ना का था, क्योंकि जिन्ना अपना स्वयं का सरकार बनाना चाहता था। दूसरी ओर पाकिस्तान को इस क्षेत्र में अक्षमता को भी पता था। पाकिस्तान ने एक और दृष्टिकोण विकसित किया कि बिना कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाए पाकिस्तान एक पुण्य राज्य नहीं हो सकता है। यही नहीं, कश्मीर के भारत में विलय को भारत अपनी धर्मनिरपेक्ष और जो है संघीय राष्ट्र का एक हिस्सा मानता है, जो कि बहुत जरूरी भी था। आगे जो है कश्मीर विवाद, देखिए भारत जो है हमेशा ही कश्मीर विवादों को जो सुलझाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दो रवैये के कारण इसका कभी भी जो है विवाद आज तक नहीं सुलझ पाया है। विभाजन के समय जम्मू और कश्मीर उन राजवारों में से एक था जिन्हें 1947 में अनिश्चितता की स्थिति में छोड़ दिया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के जितने भी राज्य हैं किसी न किसी राजवारों के अंतर्गत था, लेकिन कहते हैं बल्लभ भाई पटेल जी के और जो है नेहरू जी के जो है कोशिशों के वजह से जो है ये काफ़ी एक करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाकिस्तान ने इच्छा जताई कि मुस्लिम बहुल्य होने के कारण कश्मीर को एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता ने पाकिस्तान को इस विचार का विरोध किया। महाराजा हरि सिंह ने तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जब तक पाकिस्तान ने 1947 में अपने सशक्त घुसपैठियों कश्मीर में उतार दिए। पाकिस्तान घुसपैठियों को निष्फल करने के लिए महाराजा ने भारत को सहायता मांगी और अधिकांश यंत्र पर हस्तक्षेप भी किया कि कश्मीरी भारतीय संघ का एक हिस्सा बन जाए। और इस अवसर पर एक सच्चे लोकतांत्रिक नेता की तरह प्रधानमंत्री नेहरू ने यह विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान द्वारा युद्ध की समाप्ति घोषणा के बाद राज्य की स्थिति जो है कश्मीर वासियों की इच्छा के आधार पर तय होगी। पाकिस्तान के साथ भारत एक खुला टकराव नहीं चाहता था, अंततः उसने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र के हवाले कर दिया। भारतीय सेनाओं ने घुसपैठियों से श्रीनगर को बचाया तथा पाकिस्तानियों को कश्मीर घाटी से खदेड़ दिया, परंतु संपूर्ण कश्मीर पर भारत द्वारा पुण्य कब्जा नहीं किया जा सका, क्योंकि इसका अर्थ दोनों देशों के बीच एक आमने सामने का भीषण युद्ध होना था। इसलिए भारत ने जो है यहाँ पर इंटेलिजेंसी दिखाई और ये जो थी संयुक्त राष्ट्र की सहायता मांगी गई और इसको संयुक्त राष्ट्र को जो है सौंप दिया गया और 1 जनवरी 1949 को जो है युद्ध आराम की घोषणा भी की गई और इससे जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा भाग, राज्य का लगभग जो है 2/5वां भाग पाकिस्तान के अधिकार में रह गया, जिसे हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं, जिसको हम साधारण शब्दों में POK के नाम से जानते हैं। 1950 में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता से इस विवाद को सुलझाने की कई योजनाएं बनाई गई, परंतु दोनों देशों के बीच अंतर पैटर्नों में विफल रहे, यानी कभी भी इन दोनों देशों में जो है बात नहीं बन पा रही है। कहते हैं पाकिस्तान जो है सदैव कश्मीर मिल जाने के बाद भी कश्मीर के ही नाम अलापता रहता है। कहते हैं 2/5वां भाग जो है POK वो पाकिस्तान में है, लेकिन फिर भी जो है उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। आए दिन जो है आतंकवादी गतिविधियां चलती ही रहती है। कश्मीर की समस्या अब भी जो है विचाराधीन है और संयुक्त राष्ट्र के जो है 1948 में निर्णय के अनुसार पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र से उनकी सेनाओं को हटाने के बाद वहां पर जनमत से निर्णय लिया जाना था, जिसे पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया। अंततः भारत ने अपील की कि 1954 में सीधे चुनाव द्वारा इस क्षेत्र में लोगों की इच्छाओं को जानने का प्रयास किया जाए।
इसे जम्मू कश्मीर के भारत में विलय संतोषजनक ढंग से कर दिया गया। मध्यस्थता के सुझाव का अंत हो गया। पाकिस्तान कश्मीरी अधिग्रहण के लिए अधीर था। यह सोच कर कि 1962 में चीन युद्ध के बाद भारतीय सेना कमजोर हो गई थी, पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर को वापस लेने के लिए युद्ध छेड़ दिया, परंतु भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के प्रयासों को विफल कर दिया। यहाँ पर बात एक आती है नियंत्रण रेखा यानी LOC। कहते हैं 1949 में निर्धारित युद्ध विराम रेखा 1972 के बाद नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है, और कुछ लोग मानते हैं कि भारत पाक की कश्मीर समस्या का संभव हल इस नियंत्रण रेखा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बदल देने में ही हो सकता है। इसके बाद पाकिस्तान को एक बार और मुँह खानी पड़ी जब उसकी पूर्वी पाकिस्तानी शाखा को जब 1000 मील दूर इसकी पश्चिमी शाखा बिग ने 1971 में स्वतंत्र संघर्ष आरंभ कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। बांग्लादेश के जन्म ने सिद्ध कर दिया कि द्वि राष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर कश्मीर पर पाकिस्तान के अधिकार के दावों का अंत था। पाकिस्तान का आकार अब घटकर भारत के आकार का 1/4 मात्र रह गया। इससे दक्षिण एशिया में शक्ति समीकरण को भारत के पक्ष में कर दिया गया। देखिए ये बात बहुत जरूरी था। पहले बांग्लादेश जो था पाकिस्तान का पार्ट था, क्योंकि ये भी एक मुस्लिम राष्ट्र था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा भाषाई आधार पर बांग्लादेश को परेशान करने के कारण बांग्लादेश जो था पाकिस्तान से अलग होना चाहता था, और इससे उसने भारत से मदद मांगी और भारत ने बखूबी मदद भी की और ये पाकिस्तान से अलग हो गया और एक विस्तृत राष्ट्र के रूप में अपना सम्मान बरकरार रखा। कहते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट था बांग्लादेश के लिए कि पाकिस्तान से अलग होके ही वो एक अच्छा राष्ट्र बन सकता था। संबंधों को सामान्य करने के लिए भारत ने पाकिस्तान को एक समझौता के लिए आमंत्रित भी किया, जिसके फलस्वरूप 1972 में शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी इन बातों को सही रूपरेखा देने के लिए भारत ने मैत्रीपूर्ण संबंध हाथ बढ़ाया, जिसको शिमला समझौते के नाम से भी जाना जाता है। शिमला समझौता की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि किसी तीसरे के हस्तक्षेप के बिना वे कश्मीर सहित अपनी सभी समस्याओं का परस्पर हल ढूंढ लेंगे। ये कश्मीर समझौता का यानी शिमला समझौता का सबसे टर्निंग पॉइंट था। इस प्रकार शिमला समझौता के अंतर्गत कश्मीर मामले को किसी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में नहीं उठाया जा सकता था। हालांकि पाकिस्तान ने इस समझौते के मूल्य तत्व को नकारते में हिचक नहीं दिखाई। समझौते के अनुसार युद्ध बंदियों को लौटने के बात कही गई थी, यद्यपि भारत ने अधिकृत पाकिस्तान क्षेत्र को लौटा दिया तथा एक नई युद्ध विराम रेखा लगाई गई। कहते हैं 1948 से 49 में खींची गई पुरानी युद्ध विराम रेखा के स्थान पर था और खींची गई जिसे नियंत्रण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। परंतु पाकिस्तान ने खुले युद्ध के बजाय पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा और सहायता देकर तथा जम्मू कश्मीर के राज्य समर्थन आतंकवादी गतिविधियों द्वारा 1980 के मध्य में से अब तक भारत को खंडित करने के रास्ते ढूंढते ही जा रहा है। और पाकिस्तान अब भी पाकिस्तानी अधिकृत क्षेत्र में चलाए जा रहे आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों द्वारा कश्मीर में आतंकवादी और पृथक करने वाली प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। नियंत्रण रेखा की पवित्रता जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता के अंतर्गत निर्धारित की गई थी, इसका मई 1999 में एक बड़ी योजना के अंतर्गत पाकिस्तान को उल्लंघन किया और यह पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा कारगिल ड्रस और बैतलिक क्षेत्रों में भारत में घुसपैठ द्वारा किया गया। भारतीय सेनाओं ने एक बार फिर लगभग 60 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में पाकिस्तानियों को पराजित कर दिया और कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ का उद्देश्य नाविकीय युद्ध की चेतावनी का संकट उत्पन्न करना था, जिसके द्वारा सरकार विवादों का संयुक्त राष्ट्र के पक्ष को अपने पक्ष में कराने के निश्चित करना था। सौभाग्यवश संयुक्त राष्ट्र और न ही चीन ने पाकिस्तान की सहायता की। वास्तव में पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य पराजय था। कहते ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था जहां पर संयुक्त राष्ट्र ने भी और चीन ने भी पाकिस्तान को नकार दिया था।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नाविकीय परीक्षण और संबंध सुधार के प्रयास। देखिए, नाविकीय परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था, जिसने पाकिस्तान ने भी किया और इंडिया ने भी किया। भारत और पाकिस्तान द्वारा मई जो है 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण ने भारत और पाकिस्तान संबंध को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। दोनों पड़ोसियों के संबंध बिल्कुल निस्तर पर पहुंच गए। 1970 के मध्य बाद पाकिस्तान के चीन द्वारा नाविकीय अस्त्र नियंत्रण से मुफ्त सहायता देने से भारत को एक नई नाविकीय चेतावनी का सामना करना पड़ रहा था। कोई संदेह नहीं है कि पाकिस्तान की इस नाविकीय नीति का लक्ष्य भारत के विरुद्ध में था, लेकिन फिर भी मई 1998 में परमाणु परीक्षणों के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न कटुता ने दोनों देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सब अनिश्चित रूप से जारी नहीं रखा जा सकता। दोनों देशों को कोई तो हल ढूंढना ही होगा। अंत विदेशी सचिव सदर की वार्ता आरंभ की गई और दिल्ली और लाहौर के बीच एक बस सेवा का प्रस्ताव रखा गया। प्रधानमंत्री वाजपेयी की 1998 की बस राजनीति ने दोनों देशों के बीच सद्भावना को बढ़ावा दिया। लाहौर घोषणा का हस्ताक्षर करने के बाद सभी शेष मामले, कश्मीरी मामले सहित का भी शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जबकि भारत ने परस्पर लाभ के अन्य क्षेत्रों में कश्मीरी साहित्य वार्ता प्रक्रिया के संदर्भ में यह सुझाव भी किया और दोनों में से कोई भी किसी एक भी मामले उग्र व्यवहार नहीं अपनाएगा। बिना किसी शर्त वार्ता फिर से आरंभ हो गई और इन वार्ताओं द्वारा नियंत्रण रेखा के आर पार लोगों में संपर्क बढ़ने पर जोर दिया गया तथा भारत और पाकिस्तान के बीच आर्थिक संबंध सुधारने पर भी जोर दिया गया। भारत में सरकार के बदलने के बाद भी हम पाकिस्तान के साथ शांति और समृद्धता को बढ़ाते हुए और अस्तित्व की वचनबद्धता को भटकते नहीं देना चाहते। देखिए, इस सब बातों से एक बात तो साफ जाहिर हो गया कि भारत सदैव ही पाकिस्तान के तरफ जो है मैत्रीपूर्ण हाथ बढ़ाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी गतिविधियां की जाती है, जिसके वजह से जो है ये मित्रता जो है सफलपूर्ण नहीं बन पाती है। हमारा जो अगला टॉपिक आया अत्यंत महत्वपूर्ण है, श्रीलंका और भारत का संबंध। देखिए, भारत और श्रीलंका का संबंध क्या है? कहते हैं अगर देखा जाए तो श्रीलंका जैसे पहले 1972 में सिलोन के नाम से जाना जाता था। एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 25,332 वर्ग किलोमीटर ही है, यानी बहुत ही छोटा है ये। सभी देशों में भारत से इसकी भौगोलिक निकटता सबसे अधिक मानी जाती है। केवल 18 मील की विस्तृत जो है पाक स्ट्रेट वाला उथल क्षेत्र जो कि उत्तरी श्रीलंका में जो है जाफाना है, वह भारत के समृद्ध दक्षिण राज्य तमिलनाडु के श्रीलंका से अलग करता है। हिंद महासागर में स्थिति जो है वर्णनिक और सुयोजित समुद्री वायु मार्गों के केंद्र पर है और अमेरिकी जल सेना आधार डिगो ग्रेसन से इसकी निकटता काफ़ी प्रदर्शित करती है कि यह आकार, जनसंख्या और संसाधनों के आधार पर जितना महत्वपूर्ण है। भारत और श्रीलंका के बीच संस्कृति का इतिहास प्राचीन समय से ही है। श्रीलंका की संपूर्ण जनसंख्या का 64% जो है बुद्ध धर्म को मानते हैं और 15% जो है हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में श्रीलंका एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था और 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र प्रदान किया और इसी के साथ श्रीलंका जो है एक नया रूप रंग में जो है पूरा विश्व के सामने समक्ष हुआ। देखा जाए तो श्रीलंका में सदैव ही जातीय समस्याएं बनी रहती है, जो कि भारत ने अपनी इच्छा इसके ऊपर भी कभी नहीं थोपी गई। कहते हैं अपनी विदेशी नीति के आधार पर अपने इस दक्षिण पड़ोसी के साथ पारंपरिक समझ और मित्रता का व्यवहार ही किया। भारत ने सदैव ही कहते हैं यहाँ पर जो है जाति भेदभाव रही है। तमिली के साथ जो भेदभाव होती है, इसकी वजह से भारत के भी 2-4 जो है रुख बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत ने जो है सदैव ही श्रीलंका को जो है पड़ोसी देश के रूप में समझा है और मित्रता का सदैव ही हाथ बढ़ाया है और दोनों पड़ोसियों के बीच में सामान्य रुचि का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दोनों ही गुटनिरपेक्ष विदेशी नीति का होना काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट रखता है। यानी दोनों देश जो है गुटनिरपेक्ष जो है नॉन एग्रीमेंट को मानता है, इसलिए दोनों का जो है विचारधारा एक जैसा ही है। भारत चीन विवाद में श्रीलंका सामान्यतः उदासीन रहा है। वास्तव में 1962 के भारत और चीन के युद्ध के बाद इसने जो है मध्यस्थता का प्रयास सदैव किया है और भारत के नाविकीय संपन्न होने पर भी श्रीलंका ने समझबूझ दिखाई। हाल ही में 2005 में सुनामी द्वारा श्रीलंका के तटवर्ती क्षेत्र में हुए विनाश की सहायता के लिए भारत ने बहुत बड़ा योगदान दिया और भारत के जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान में से एक माना जा सकता है।
भारतीय तमिलों की बहुत बड़ी समस्या है। कहते हैं ये अगला पॉइंट हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। भारतीय तमिलों की समस्या देखिए, श्रीलंका का जाफना राज्य बहुल्य तमिली जनसंख्या वाले क्षेत्र माना जा सकता है और यह समस्या तब गंभीर हो गई जब तमिल लोगों ने उत्तरी श्रीलंका में अलग राष्ट्र इलम की मांग कर ली। यानी यहाँ पर भी पाकिस्तान के जैसा ही जो है यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई। यहाँ पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका में तमिली के दो वर्ग हैं। एक सिलोन तमिली है जिसके पूर्वज सदियों पहले श्रीलंका के प्रवासी हो गए थे और उनकी जो है अनुमानित संख्या लगभग 10 लाख के करीबन माना जाता है। और दूसरा वर्ग जो है भारतीय तमिल हैं जिनके पूर्वज ब्रिटिशों द्वारा पौधे रोपण मजदूरी के रूप में 19वीं शताब्दी में श्रीलंका लाए गए थे। यानी देखा जाए तो पौधे रोपण के लिए जो तमिली थे उनको जो है अंग्रेजों ने जो है श्रीलंका में ले गए और वो वहीं पे जाके बस गए। तो ये दो समस्याएं के रूप में आज के समय जो है सर उठा रखा है। उनकी जनसंख्या भी 10 लाख के लगभग ही माना जा सकता है। इसमें से बहुत से वहाँ पर बिना नागरिकता के हैं और आज भी रह रहे हैं। उनकी स्थिति की समस्या ने भारत श्रीलंका संबंधों पर अपना प्रभाव दिखाया है। सिलोन तमिलों के साथ जो है संघर्षवाद में हमेशा अग्रसर रहा है। यानी हमेशा ही वहाँ पर संघर्ष होता ही रहा है तमिली और सियाई में। यहाँ पर अगर देखने वाली बात यही है कि सिन्हलियों में तमिल प्रभुता का डर है जो कि जातीय संघर्ष का मुख्य कारण के रूप में देखा जाता है। दोनों समुदाय के बीच इस भेद का ब्रिटिश शासकों ने सिन्हलियों की बढ़ती राष्ट्रीयता कम करने में लिया था। तमिलों को प्रशासनिक ढांचे में प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी और धीरे धीरे उन्हें व्यापार और व्यवसाय पर नियंत्रण कर लिया गया था। आर्थिक संसाधनों की कमी और अवसरों तथा अपने ही लोगों के बढ़ते दबाव के कारण श्रीलंका सरकार भारत और सिलोनों के तमिली की महत्ता को कम करने के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य हो गई। लोक सेवाओं में यहाँ जो है 1948 में 30% तमिली प्रतिनिधित्व थे। अब वो जो 1975 में गिरकर केवल 5% ही रह गए। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वहाँ तमिली की क्या दशा होगी। कहते हैं सिन्हलियों के तमिली प्रभुता के क्षेत्र में अधिक से अधिक संख्या में बसने को प्रोत्साहित किया गया है। और नागरिकों कानूनों ने 1948 और 1949 में लगभग 10 लाख भारतीय तमिलों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करके रख दिया गया और तमिली युवक जिनका अहिंसा से विश्वास उठ चुका था उन्होंने स्वयं को ही लिबरेशन टाइगर्स के रूप में संगठित कर लिया और इस टाइगर्स का लक्ष्य इलाम में संपूर्ण प्रभुता संपन्न तमिली राज्य का निर्माण करना था जो कि बहुत बड़ी थी। कहते हैं जब देश आपस में लड़ने लग जाते हैं, घरेलू युद्ध होने लग जाते हैं तो कई संगठन बन जाती है और यही संगठन जो है आगे चल के उनके देश पे ही राज करने लग जाते हैं। तमिली के मामले और सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों ने भारत श्रीलंका संबंधों पर काली छाई वाली छाप छोड़ गई। समय समय पर भारत ने सिलोन सरकार के विरोध में भेदभावपूर्ण नीति अपनाने की शिकायत भी की और 1964 में एक समझौता द्वारा राज्यहीन व्यक्तियों यानी भारतीय तमिलों की समस्या का हल ढूंढने की कोशिश भी की गई। लगभग 3 लाख लोगों की श्रीलंका की नागरिकता और 6,25,000 लोगों की भारतीय नागरिकता प्रदान की गई जो कि बहुत बड़ी नागरिकता प्रदान करने वाला देशों में से माना गया। इन लोगों को किस्तों में भारत हस्तांतरण के लिए 15 वर्षों का समय दिया गया। बाद में 1974 में बचे हुए 1,50,000 लोगों के नियमित की निश्चित करना था। दोनों देशों के बीच यह सहमति हुई कि उनमें से आधे लोगों को श्रीलंका की नागरिकता और आधे लोगों को भारतीय नागरिकता दी जानी होगी। अंतर्राज्यहीन नागरिक विहीन लोगों का यह मामला दोनों देशों में शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिया गया जो कि बहुत जरूरी भी थी। भारत और श्रीलंका के बीच जो है 1968 में केवल 1 मील लंबे और 30 गज चौड़े एक छोटे से द्वीप कछाटूपी के स्वामित्व का विवाद उठा और 1974 में दोनों देशों के बीच हुए एक समझौता के तहत भारत ने इस द्वीप पर श्रीलंका के स्वामित्व को स्वीकार भी कर लिया गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है अगला पॉइंट, तमिल पुथीकरण। देखिए तमिल पुथीकरण का क्या अर्थ होता है। कहते हैं तमिलों और सिन्हलियों के बीच जातीय विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है और 1983 में यह समस्या और भी गंभीर हो गई। इस समुदाय के बीच खाई के गहरा होने के बाद आतंकवादी और पूर्तिकारी संघर्ष सक्रिय हो गए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब घरों में आपस में विवाद होता है तो तीसरा बंदा जो है व्यक्ति जो है इसका फ़ायदा उठा लेता है और यही हुआ। जब तमिलों और सिन्हलियों के बीच जब जाति विवाद होने लगी तो इसमें जो है आतंकवादी और पूर्तिकारी संगठन काफ़ी सक्रिय हो गए और इनका जो है अपना दबदबा यहाँ पर हो गया। तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने 1988 में तमिलों के लिए पृथक राष्ट्र तमिल इस्लाम की मांग भी की गई।
1983 में विद्रोह तमिल के विरुद्ध एक आतंकीय करने वाली गतिविधियां अपनाई गई और 1983 से 86 के दौरान लगभग 2 लाख तमिल बेघर से हो गए। इतिहास में सबसे बेहतर जातीय दंगे से हजारों तमिलों की भारत में शरणार्थी बना दिया गया। देखिए, इसमें इतिहास भी एक गवाह है कि ऐसे जातीय दंगे शायद कभी हुए हों। भारत ने इस संकट के समाधान में अपनी सहायता प्रस्तुत की, परंतु इसे तमिलों की ओर से भारत का श्रीलंका में भारतीय हस्तक्षेप माना गया, यानी अच्छे भलाई को उन्होंने गलत के रूप में देखा। जब स्थिति बहुत ही असामान्य हो गई तो 1987 में दोनों देशों में एक समझौता किया और इसके अनुसार भारत ने सैन्य सहायता देने की पेशकश भी की। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में शांति बहाली में मदद करने के लिए वह भेजा गया और IPAF के यहाँ भेजकर भारत ने स्पष्ट कर दिया कि श्रीलंका और बाहरी ताकतों के सामने यदि इस क्षेत्र में कोई भारतीय विरोधी गतिविधियां की गई तो दिल्ली चुप नहीं बैठेगा। यद्यपि 1987 की संधि भारतीय कूटनीति की विजय थी, परंतु यह भारत के लिए बहुत ही महंगा साबित हुआ। भारत के लगभग 12,000 सैनिक मारे गए, जो कि बहुत बड़ी मरने वालों की संख्याओं में थी। इस संघर्ष में शामिल होने से इसे प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए व्यय करने पर भी गए थे और इसका बेहतर हिसाब यह था कि तमिली IPKF के विरोध हो गए और दोनों के बीच युद्ध छिड़ गए। 1987 की भारत श्रीलंका संधि के निर्माणकर्ता राजीव गांधी की LTIT लिल्मेस टाइगर ऑफ तमिल इलाम के नेता विलुपिल्ले प्रभाकरन की ओर से 1991 में हत्या करवा दी गई। कहते हैं ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी और संकट का समय उत्पन्न कर दिया गया। ये श्रीलंका के साथ दोस्ती का परिणाम ही था। उसके पश्चात जो था अगला हमारा टॉपिक आया, पारंपरिक सहयोग के क्षेत्र में श्रीलंका का क्या योगदान था और इसमें भारत ने क्या भूमिका अदा की। कहते हैं 1990 के बाद से ही भारतीय सेनाओं को श्रीलंका से हटाए जाने के बाद से भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंधों के शक्तिशाली बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं। 1998 में दोनों देशों में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना भी की गई और ये व्यापार को सरल बनाने के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में सहमत भी हो गए, जो ऊंचाई पर पहुंच भी गया। तमिल और सिन्हाओं के बीच शांति प्रक्रिया के लिए श्रीलंका दोनों देशों को आमंत्रित करने को भारत ने प्रोत्साहित भी किया और 1998 में श्रीलंका ने भारतीय समस्या का शांतिपूर्ण हल ढूंढने के लिए नौवों को आमंत्रित भी किया और भारतीय श्रीलंका की एकता चाहता था और इस प्रक्रिया का सबसे अहम पहलू यहाँ रहा कि श्रीलंका और LTIT के बीच 2002 में युद्ध विराम संधि हुई और इन दोनों के बीच बर्तावों का सिलसिला आरंभ हुआ और नाबो ने माना और कहा कि पुण्य इस क्षेत्र में संघर्ष के अंत के लिए भारत द्वारा की गई किसी भी पहल के रास्ते में वो नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी। कहते हैं श्रीलंका और भारत के संबंध उतार चढ़ाव की एक सीढ़ी थी, लेकिन कहते हैं बहुत से क्षेत्रों में भारत को बहुत ही नुकसान भी उठाना पड़ा, जो कि बहुत दुखदायक थी। कहते हैं 12,000 सैनिक के मारे जाना और राजीव गांधी की हत्या ये भारत के लिए बहुत ही विडंबना भरी समस्या उत्पन्न खड़ी कर दी। फिर भी कहते हैं अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच काफ़ी अच्छा संबंध है और ये संबंध सदैव बने रहे, यही जरूरी भी है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और ये पॉलिटिकल साइंस के सिलसिला था वो भी खत्म हो जाता है। अब हम करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप ज्योग्राफी के चैप्टर देखना मत भूलना। अगर आपने लिया है सिलेबस तो वो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। साथ में 2 बातें नहीं भूलना है। पहली बात ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है। और दूसरी बात ये कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको सब्सक्राइब करके चैनल को सेव करना भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा और आप वीडियो भी पूरे देख सकते हो।